नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ, और जब जब बात हरियाणा की होती है, खेल खिलाड़ी की होती है, तो फिर खेलों का एक अलग स्थान हरियाणा में कहा जाता है। क्योंकि ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो या एशियन गेम्स हो, हर जगह पर विजय पताका हरियाणा का नजर आता ही रहता है। 2024 ओलंपिक्स की बात भी करें तो वहां पर भी हरियाणा ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया था। हमारे साथ है हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है गौरव भाई आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा आपके जीवन परिचय से कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, क्योंकि जो उम्र आपकी है उस उम्र में लोग मंत्री पद तक नहीं पहुंचते। विधायकी भले जीत जाएं, लेकिन 36 साल की उम्र में यहां तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात। एंट्री इन पॉलिटिक्स कैसी थी गौरव गौतम की? नहीं, एक छात्र जीवन में जब कॉलेज में पढ़ते थे तो विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर कॉलेज के उपाध्यक्ष रहे। फिर पढ़ाई के क्षेत्र में डॉक्टरेट करने के लिए चले गए मास्टर्स के बाद। फिर पार्टी लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, तो पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद पहली बार राष्ट्रीय कार्य समिति युवा मोर्चा में मुझे रखा गया और उसके बाद गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया। फिर सेकंड टाइम तेजस्वी सूर्या जी की टीम बनी, उसमें राष्ट्रीय सचिव युवा मोर्चा रखा गया और महाराष्ट्र और मुंबई का इंचार्ज मुझे अभी तक भी मैं हूँ। और उसके बाद पार्टी ने आशीर्वाद दिया, नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया 2024 में चुनाव लड़ने का। पहले सार्वजनिक जीवन में चाहे समाज सेवा का विषय हो, चाहे लोगों के कोई व्यक्तिगत या सामाजिक काम हो, उनको करने के लिए तत्परता से काम करना, एक समाज के लोगों के लिए काम करना, वो लंबे समय से कार्य जारी था। पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। ये एक पहली ऐसी पार्टी है जब बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बूथ का अध्यक्ष भी गृह मंत्री बन सकता है। तो हमने भी प्रयास किया कि इस पार्टी में इस बार राजनीति में जाकर टिकट मांगे, लेकिन नेतृत्व ने, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, चुनाव लड़े और जनता जनार्दन ने, पलवल की पूजनीय जनता ने एक बड़ा मैंडेट देकर इस महान सदन में पहुंचाया। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से उन्होंने अपने कैबिनेट में जगह दी। मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक भरोसा युवा होने के नाते भी उन्होंने मुझ पर जताया है। मैं प्रयास करूँगा कि अच्छे काम युवाओं के लिए करने का काम, जिस भरोसे के साथ पार्टी ने मुझे भरोसा जताया है, नायब सिंह सैनी जी ने अपना भरोसा जताया, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बात आपने चुनाव की भी की, तो मैं करुण दलाल और उनका 5 बार वहां से विधायक बनना, उस पर भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि 24 साल की उम्र में आप फरीदाबाद लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आप महज 24 साल की उम्र वो उम्र होती है जब आप कहें कि मन बहुत चंचल होता है, तो उस दौरान आप गुर्जर साहब के साथ जुड़ जाते हैं। वो सफ़र कैसा था और क्या उसने राजनीति में ऊपर उठने में या परिपक्व होने में किसी तरीके से मदद की? प्रयास तो जब 18 साल की उम्र से ही विद्यार्थी परिषद के साथ, कॉलेज के साथ जुड़े, विद्यार्थी परिषद के जो उस समय के नेतृत्व था उनके साथ जुड़ते जुड़ते, पार्टी में काम करते करते 14 में जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद सार्वजनिक जीवन में चले गए। लोगों के एक मूलभूत जो काम हो सकते हैं उनको कराने का प्रयास किया। उसके लेके पार्टी ने राष्ट्रीय टीम में रखा, कार्यकारिणी में रखा, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव रखा और ये जिम्मेदारी दी। एक अच्छा प्रयास ये रहता था लोगों के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, युवाओं के लिए काम करें, बेहतर काम हो, उस पर काम करने का प्रयास रहा है, आगे भी रहेगा। क्योंकि 14, 19 और 24 3 बार गुर्जर साहब भी जो है वो सांसद बन चुके हैं और आप भी वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव थे। तो एक बात हमेशा कही जाती है कि जब उम्र कच्ची होती है, उस दौरान जब फेलियर्स नहीं मिलते, तो आगे के लिए तैयारी और मजबूती के साथ करनी होती है। तो ये थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि अच्छे के साथ बुरा वक्त भी आता है। उस वक्त के लिए क्या खुद को गौरव गौतम तैयार मानते हैं? क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ विक्ट्रीज मिली है। नहीं, हमारा काम अच्छे सामाजिक और सकारात्मक काम हो सके, जो जिम्मेदारी मिली है उस पर काम कर सकें। आने वाले समय पे क्या जिम्मेदारी मिलेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। फेलियर कोई ऐसा चीज़ नहीं, किस चीज़ के लिए फेल होना। जो जिम्मेदारी थी, कोई पूर्वज और हमारे कोई पारिवारिक ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि राजनीतिक रहे हों, कोई राजनीतिक विरासत हमारी हो।
हमें तो कोई अच्छे कामों के लिए आगे लेके जाएगा, ये जिम्मेदारी इसको निभाएंगे, आगे कोई और जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको निभाएंगे। तो हर चीज़ में सकारात्मक ढूंढना है, नकारात्मक ढूंढना ही नहीं, ऐसा अपना प्रयास है। फेलियर किसी चीज़ में रहेंगे नहीं, भगवान सब ठीक करेगा और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको सकारात्मक भावना से निभाएंगे। और कहते भी है कि नो फेलियर ओनली लर्निंग, जो फेलियर है वो भी लर्निंग है। क्योंकि आपने विरासत की बात की तो मैं मंत्री पद पे आना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए ये विरासत नहीं है जैसा आपने भी कहा, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे आपकी कैबिनेट में हैं जो विरासत के तौर पर आए भी है, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में आना हुआ, वो श्रुति चौधरी हो, वो आरती राव हो। कितना टफ रहता है वहाँ पर खुद को सेटल इन करना, और जब आप एक नए परिवेश में आते हैं, लाजमी तौर पर युवा मोर्चा में आप रहे, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव भी आप रहे, पॉलिटिशियंस के करीब तो थे, लेकिन जब उस सिस्टम के अंदर आते हैं तो किस तरीके से खुद को आप ढालते हैं उस पूरे के पूरे स्वरूप में? नहीं, एक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से एक किसी भी पार्टी संगठन से सीधा सरकार में जाते हैं, स्वाभाविक चेंज होता है। संगठन का तरीका अपना काम करने का अलग है, सरकार का काम करने का तरीका अलग है। दोनों एक ही कॉज के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सिर्फ समाज के लिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मंत्र दिया था, अंत्योदय तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक अच्छी सुविधाएं पहुँचें, और इस मोदी जी का नेतृत्व है जो है, उसने जो मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हर व्यक्ति की भागीदारी, चाहे वो अर्थतंत्र में हो, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे सत्ता में हो, हर व्यक्ति को ये लगे कि हमारी सरकार है, हमारी बनाई हुई सरकार है, हमसे जुड़ी हुई सरकार है, हमारे जन भावनाओं के लिए काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि पार्टी हो या सरकार हो, दोनों एक कॉज के लिए ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बात मंत्री पद की हो रही है तो मैं इसमें एक ऐसी चीज़ जोड़ना चाहूँगा जिसका जिक्र मीडिया में, आम लोगों में भी बल्कि बहुत ज़्यादा होता है। आप नगर निगम की बात करें या वैसे करें या फिर नुक्कड़ की बात करें, चाहे नुक्कड़ पे, ये इसकी चर्चा ज़रूर होती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि गौरव गौतम मिनिस्ट्री में कैसे आ गए, क्योंकि बहुत नाम चल रहे थे कि 10 नाम आएंगे, 12 नाम आएंगे, उनमें ये नाम आएंगे, लेकिन आपका नाम उस रेस में नहीं था। लेकिन एकाएक पता चलता है कि गौरव गौतम भी जो है वो मिनिस्टर बन रहे हैं। क्या आपके लिए भी वो मीडिया के लोगों के जितना ही शॉकिंग था? आश्वासन नहीं था, कोई आश्वासन नहीं होता। स्वाभाविक रूप से चुनाव जीतने के बाद एक उत्साह जनता जनार्दन में भी रहता है, और सरकार जब बनी थी तो नेतृत्व में भी था। तो ये तो पार्टी का नेतृत्व ही तय करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव, वो तय करते हैं कि उनकी कैबिनेट में कौन रहेगा। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, भरोसा जताया, उस पर अच्छा काम करेंगे। कुछ सोच समझ करके ही उन्होंने युवाओं को जिम्मेदारी दी होगी, युवाओं के लिए काम कर सकें, उस पर काम करेंगे। अब मैं आना चाहूँगा करण दलाल पर, यानी उस शख्स पर जो पलवल से 5 मरतबा विधायक बने, 3 मरतबा उन्हें हार भी झेलनी पड़ी, लेकिन कांग्रेस के फायर ब्रांड वो कहे जाते रहे लंबे वक्त तक, जब तक आपसे नहीं हारे थे कम से कम तब तक। तो ये आपने कैसे करके दिखाया, ये कैसे मुमकिन हुआ मैं कहूँ, क्योंकि करण दलाल के साथ हमने बहुत बार चर्चा की है, कई मरतबा वो हमारी डिबेट्स में आए हैं, कई मरतबा उनके साथ साक्षात्कार हुआ है। बहुत तेज़ तर्रार नेता और लोगों की बातें रखने वाले हैं, लेकिन गौरव गौतम ने ऐसा क्या किया कि उस किले में सेंधमारी करने में वो कामयाब रहे? नहीं, ये तो पलवल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद था, युवाओं का साथ था। एक अच्छी टीम हमने बनाई थी जो समाज के लिए काम करती थी, उसको सबको जोड़कर। मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति और सकारात्मक भावना से राजनीति करने का जो हमारा प्रयास है, उस पर लोगों ने मोहर लगाई कि ये युवा हैं, अच्छा करने का काम करेंगे, और हम उस तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं कि सकारात्मक राजनीति के साथ आगे बढ़ें, पलवल के विकास के लिए आगे बढ़ें, पलवल में अच्छा कैसे हो सके उसके लिए आगे बढ़ें, क्योंकि पलवल आने वाले समय में उभरता हुआ जिला है। ऐसी कनेक्टिविटी हो, चाहे वहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी पहुँचने की बात हो, चाहे मेडिकल की, चाहे वहाँ एयरपोर्ट जिस प्रकार से अभी 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा जेवर का, वहाँ से उसकी दूरी 20 मिनट की दूरी है। तो मुझे लगता है कि पलवल के जनता जनार्दन ने ये भरोसे के साथ आशीर्वाद की सकारात्मक काम पलवल के अंदर होंगे, तो मुझे लगता है उन्होंने भरोसा जताया है, तो मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। और हार और जीत तो ये जनता तय करती है, लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। लोग तानाशाही से करना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो जनता ही मालिक होती है। बिल्कुल, और कहते भी है कि जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो जाएगा।
क्योंकि बात चुनावों की हो रही है तो एक और सवाल इससे जुड़ा ले लेता हूं कि उस दौर में लगातार ये कहा गया कि बस कांग्रेस आ रही है और कई मरतबा तो ये भी कहा गया कि विभाग तक वहां बढ़ चुके हैं। क्या आप किसी तरीके से इन तमाम बातों से भ्रमित हुए या फिर आपको लगा कि इन रूमर्स में, इन बातों में कुछ सच्चाई है कि बीजेपी पीछे हैं? क्योंकि बहुत लोग बीजेपी को बहुत पीछे बता रहे थे और एग्जिट पोल्स का भी वही हाल था। नहीं, वो जो इस प्रकार के भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे कांग्रेस के लोग ही थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम कर रहा था, जमीनी स्तर पर काम कर रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन चुकी थी, लोगों को मोदी जी पर भरोसा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर भरोसा था। ये वो लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, वो हमारी सनातन संस्कृति के लिए काम करते हैं, हमारे हर व्यक्ति की चिंता, गरीब से गरीब का कल्याण कैसे हो सके, मोदी जी के नेतृत्व में ही तय हो सकता था। इसलिए जनता जनार्दन ने माननीय नायब सिंह सैनी जी पर जिस प्रकार से एक इतना बड़ा 4 महीने के अंदर उन्होंने एक अपनी छवि छोड़ी, उस पर लोगों ने मोहर लगाई, मोदी जी के नेतृत्व पर मोहर लगाई। और कांग्रेस सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहती थी। वो झूठ और भ्रम ना उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में चला और ना 2024 के हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में चला। वो सिर्फ अपने लोगों में ही चिंता करते थे, चर्चा करते थे और उस चर्चा को ही बाहर फैलाने के लिए काम करते थे। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता ग्राउंडेड थे, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे। हर व्यक्ति चुनाव समाज से जुड़कर लड़ रहा था, इसलिए एक बड़ा मैंडेट और पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में मिली। छोटी उम्र बड़ी जिम्मेदारियां, तो बड़ी समस्या की बात करते हैं जो गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद को अपने आगोश में लिए हुए हैं, आज से नहीं कई सालों से, क्योंकि बेतरतीब तरीके से कई बिल्डिंग्स बन गई, बहुत कुछ हो गया। तो वाटर लॉगिंग की एक समस्या जो पलवल को भी कहीं ना कहीं परेशान करती है और आप ग्राउंड पर बहुत रहते हैं तो आपके सामने भी ये समस्या आती होगी। सैनिटेशन को कैसे दुरुस्त करेंगे, जो इंटरनल सड़कें हैं उनकी बात बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें दुरुस्त करने के लिए लगातार काम करने की बात भी इससे पहले भी होती रही है। और मैं फरीदाबाद और गुरुग्राम को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि सबसे विकसित शहर है वो हरियाणा के, तो पलवल भी इस समस्या से जब दो चार होता है तो क्या इसके लिए कोई प्लान बनता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से कोई शहर बसता है तो उसकी प्लानिंग होती है। आज गुरुग्राम मैं ये तो नहीं कहता कि पूरा बहुत सही है, लेकिन बहुत जगह गुरुग्राम की दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिसेज हों, आईटी का हब हो, चाहे फरीदाबाद हो उसमें कंपनीज हों, देश और दुनिया की जानी मानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो फॉरेनर जिसके एमडी हों, जर्मन से हो, कोई जापानीज़ कंपनियां, वो फरीदाबाद में लगने का काम हो रहा है। कुछ व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई रहती हैं उनको सुधारने के लिए काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सड़कों पर अगले 6 महीने में टारगेट दिया है विभागों को कि 6 महीने में हरियाणा की सभी सड़कें दुरुस्त कर दी जाएँ, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। और स्वच्छता अभियान को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार घर का हर बच्चा भी जागरूक हो चुका है। अगर आप कहीं जाएंगे, अगर अपने बच्चे को भी कोई साथ लेकर जाता है तो अगर शीशा खोल के या कुछ नैपकिन फेंकने का या कुछ भी काम टिश्यू पेपर डालने का तो बच्चा भी टोक देता है कि नहीं नहीं, मोदी जी ने जो कहा है कि स्वच्छता अपनानी है, तो उस पर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है इससे सब काम स्वच्छता के काम हो और व्यवस्था बनाने के काम हो, ये समाज के लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा ही किए जाते हैं। सरकार तो अपनी अच्छी भूमिका उसमें निभाती है, एक सकारात्मक भूमिका सरकार निभा रही है। बाकी काम तो समाज के लोग अच्छी तरीके से व्यवस्थित रह के रहें, इसके लिए सरकार भी प्रयास करती है और लोग भी प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है, उस पर काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं पलवल से जुड़ा करना चाहूँगा। हमारी बात हुई पूर्व सीएम मनोहर लाल से जो मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री है, और हमने उनसे ये सवाल किया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद से इतर आप कैसे और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे कि और ज़्यादा विकास हरियाणा का हो पाए, क्योंकि हरियाणा माइनस गुरुग्राम बहुत से लोग इसका जिक्र करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि बहुत जगह पर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। पलवल के लिए क्या प्लानिंग है, क्योंकि उसी क्षेत्र से आप आते हैं और विधानसभा में मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर इस प्रकार पूरे देश भर में आप कहीं कनेक्टिविटी देखोगे तो मुझे बेस्ट कनेक्टिविटियों में अगर कहीं कोई नज़र आता है तो पलवल नज़र आता है। क्योंकि केएमपी हो, केजीपी हो, बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो, आने वाले समय पर मेट्रो हो, मेडिकल कॉलेज हो, जेवर एयरपोर्ट हो 20 मिनट की दूरी पर, बहुत ही कम ऐसी चीज़ें, इतने हाईवेज़ का हब, मेट्रो हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो,
शायद ही कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय पर जिस प्रकार से हमारा क्षेत्र, कभी खादर का क्षेत्र चाहता 2 लाख रुपए एकड़ ज़मीन थी, आज वो 5 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन हो गई है और वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये एक विकास का ही एक नज़रिया है, ये एक डेवलपमेंट का ही इशारा है कि किस तरफ जाएगा ये इलाका। तो मुझे लगता है आने वाले समय में चाहे कंपनियां हों, चाहे वेयर हाउसेज हों, चाहे बड़े बड़े उद्योगपतियों को कोई उद्योग लगाना हो, तो उस पर पलवल ही सबसे अच्छा शहर आने वाले समय पर बनता जा रहा है, बनेगा भी, ये मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, मैं बजट पर जाऊंगा और खेल मंत्रालय पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ही की बात से एक सवाल, क्योंकि आपने कहा कि 2 लाख से 5 करोड़ तक का सफ़र तय किया है। जब 2 लाख से 5 करोड़ तक का सफ़र तय होता है तो लाजमी तौर पर बहुत से ऐसे लोग भी सक्रिय हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। और इस वक्त एक दिक्कत जो सामने आ रही है कि यूपी के साथ हरियाणा का जब बॉर्डर लगता है, पंजाब के साथ जब बॉर्डर लगता है, तो बहुत से गैंगस्टर्स यहाँ पर अपराध करते हैं, वहाँ जाकर छुप जाते हैं। क्योंकि आपका डिपार्टमेंट तो ये नहीं, लेकिन आप एक प्रतिनिधि के तौर पर पलवल में काम करते हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि वो कनेक्टिविटी कैसे होती है इंटरस्टेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस क्राइम को आप रोक पाएँ। उस पर अगर कुछ बताना चाहें दर्शकों को। नहीं, हमारी सरकार, हमारा हरियाणा का हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। कोई भी युवाओं को ख़राब करने वाली चीज़ें, चाहे गैंग्स हों, चाहे क्रिमिनल एक्टिविटी हो, चाहे नशा हो, इससे बचाने के लिए बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है। इंटरस्टेट भी एक नशे को तोड़ने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठक ली थी, अमित शाह जी ने। इंटरस्टेट भी अगर कोई चेंज करना हो या इंटरस्टेट इन्फॉर्मेशन हो, उस पर भी सरकारें काम करती हैं। मुझे लगता है इसको रोकने की, समाप्त करने के लिए सरकार की प्राथमिकता है। हमारी पुलिस, हमारा सरकार इस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम ये चाहते हैं, सरकार भी ये चाहती है कि हरियाणा में क्राइम मुक्त हो, उस पर काम जारी है। बिल्कुल। तो हरियाणा के खेल मंत्री इस बार के बजट को कैसे देखते हैं और जो खेल के लिए अलॉट हुआ है बजट, उसे कैसे देखते हैं? तकरीबन 2000 करोड़ का है। इस पूरे के पूरे बजट पर थोड़ी रोशनी डालें। एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के हर वर्ग के लिए, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर वर्ग को टच किया है। बिल्कुल। खिलाड़ियों हो, हर वर्ग को टच करने का काम इस बजट ने किया है। हर क्षेत्र को टच करने का काम किया है। खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें हों, रेलवे हों, बिल्डिंग्स हों, हॉस्पिटल्स हों, हर क्षेत्र को भी इसने टच करने का काम इस बजट ने किया। एक ऐतिहासिक बजट, हरियाणा के हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। और खेलों के लिए एक ऐतिहासिक स्कीम्स हों या एक अच्छा काम, एक सफल प्रयास करने का काम हमारी सरकार ने, किस प्रकार से खिलाड़ी के लिए कोई इंजर्ड हो जाता था खिलाड़ी, उसके बाद वो खेलने के लिए उसे 10 लाख रुपए उसकी इंजरी में लग गए तो वो आगे खेल नहीं पाता था। लेकिन इस सरकार ने 20 लाख तक का फ्री मुफ्त खिलाड़ियों के लिए, अगर इंजरी भी हो जाती है तो उसको सही कराने के लिए 20 लाख तक का फ्री मुफ्त बीमा देने का काम। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में अच्छे अखाड़े हों जो अच्छा कर रहे हैं, उनकी प्रोत्साहन राशि को 50 लाख तक करने का काम हो, सेकंड वाले को 30 लाख तक काम करने का। इससे प्रोत्साहन राशि बढ़ने से सिर्फ एक राशि मात्र नहीं है जी, इससे आपस में हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है, तो उससे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आते हैं। और जो जिस प्रकार से दुनिया में, देश में हरियाणा मतलब खेल, खेल मतलब हरियाणा, एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, उस परसेप्शन का आधार ही नायब सिंह सैनी जी की खेल नीति है। हमारे खिलाड़ियों का उत्साह और ऊर्जा है। खेल नीति को इतनी प्रोत्साहन हो, चाहे नौकरियों का देने का इश्यू हो, चाहे उनको प्रोत्साहन राशि देने का इशू हो, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी नीति बनाई हुई है कि देश के दूसरे प्रदेश भी इस नीति को लेकर जा रहे हैं, अपने अपने खिलाड़ियों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे बेहतर अच्छे खिलाड़ी हैं। खेल नर्सरी अभी 1500 से 2000 करी हैं। मुझे लगता है लगभग हर गांव में कुछ दिन बाद ये नर्सरियाँ होंगी। नर्सरियों से एक अच्छा खिलाड़ी निकल कर आएगा, फिर उसके बाद नर्सरियों का कंपटीशन होगा, तो एक हेल्दी अच्छे खिलाड़ी वहाँ से निकल कर आएंगे। और किस प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजयी भव में ओलंपिक 2036 के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है कि जब भारत मेजबानी करेगा 2036 के ओलंपिक की, तो हरियाणा में 36 मेडल कैसे आए, 2036 में 36 मेडल हरियाणा कैसे लेकर आए, उसकी तैयारी आज से माननीय मुख्यमंत्री के विजन से आज से तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। उसका पहला बजट 20 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर दिया है कि विजयी भव पे काम करिए।
तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए आने वाले समय पर और संभावनाएं हरियाणा के अंदर बढ़ेंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि खेल के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी हमारे नीति के साथ चलते हुए उस पर एक अच्छा काम करेंगे और देश और दुनिया में हरियाणा प्रदेश का नाम जो पहले रोशन करता है उसी प्रकार से रोशन करता है। और किस तरीके की तैयारियां आप कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए? क्या कुछ इस तरीके का भी एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश होगी कि हरियाणा में ऐसा क्या होता है जो पूरे भारत में नहीं होता? क्योंकि भारत को भी आगे लेकर चलना है और अगर हरियाणा कुछ ऐसा कर रहा है जो पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो सके, क्या आपको लगता है कि इसके लिए किसी कमेटी की ज़रूरत है जिसमें और राज्यों से भी खिलाड़ियों को या फिर वहाँ के खेल मंत्रियों को, सेक्रेटरीज को उसमें लिया जाए और इस पर बातचीत की जाए? क्योंकि इस पर चर्चा बहुत होती है लेकिन कुछ भी सकारात्मक तौर पर हो नहीं पाया है। नहीं, हमारे अभी देश भर के खेल मंत्रियों की मीटिंग हुई थी हैदराबाद के अंदर और ओलंपिक 2036 पे भी चर्चा हुई थी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की हमारी सरकार की नीति है, खेल नीति जी, उसको वो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से खेल नीति से हमारे खिलाड़ी उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहन राशि से लेके नौकरी तक जो एक प्रोत्साहन, उत्साह, ऊर्जा मिलता है हमारी खेल नीति से, वो दूसरे प्रदेशों के लोग चाहते हैं हरियाणा की खेल नीति उनके प्रदेशों में इम्प्लीमेंट हो और उनके खिलाड़ी भी उत्साहित हों। तो हमारे लिए तो ओपन है हमारी पॉलिसी, चाहे कोई मना, कोई किसी से थोड़ी, कोई अडॉप्ट करना चाहे तो अपने प्रदेश में कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन हमारे लोग, हम अच्छा इम्प्लीमेंट करते हैं उस पॉलिसी को, उनका फ़ायदा खिलाड़ियों तक मिले उस पर काम करते हैं और मुझे लगता है कि उसी से आज खिलाड़ी भी बड़े उत्साहित हैं और उस पर काम कर रहे हैं और खेलते भी और ऊर्जा से रहती है, एक भविष्य सुरक्षित है, उनको ऐसा दिखाई देता है। लेकिन मेरा जो सवाल था गौरव जी, मूलभूत वो ये था कि जो हरियाणा बेहतर चीज़ें कर रहा है, क्या इस तरीके का कोई प्रपोजल आपके पास आता है और राज्यों से कि आप बताएं कि आप ग्राउंड लेवल पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हरियाणा के जितने मेडल्स और जगह से आने लग जाएं तो इंडिया चाइना से लेकर, यूएस से लेकर, इंग्लैंड से लेकर इन तमाम बड़ी कंट्रीज़ को भी शायद बीट कर दे, क्योंकि हरियाणा सिर्फ अपनी भाग्यता दे पाता है, बाकी जो प्रदेश है वो कुछ खास नहीं कर पाते। इसके लिए क्या आपकी तरफ से कोई इनिशिएट लिया जा सकता है कि और जगहों के लिए भी काम हो पाए? नहीं, हम ये सब हम अपने प्रदेश के बारे में, प्रदेश की पॉलिसी बनती है, हम अपनी प्रदेश की पॉलिसी पे काम करते हैं कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम खिलाड़ियों को ये देंगे। अगर दूसरा प्रदेश भी, मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की नीति, खेल नीति को अपनाएगा तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के खिलाड़ियों में भी एक उत्साह आएगा, एक ऊर्जा का संचार होगा और उनकी जब भविष्य सुरक्षित दिखेगा, हमारे खिलाड़ी जिस प्रकार से मेडल लेके आते हैं ओलंपिक में, यार उसमें हमारी सरकार 5 करोड़ रुपए तक का कम ब्याज में उनको बिजनेस करने के लिए, एकेडमी खोलने के लिए पैसा देती है। बिल्कुल। ऐसी पॉलिसी अगर वो लोग बनाएंगे तो हरियाणा उनके लिए मदद के लिए तैयार है। अगर हम चाहते हैं, अगर वो उनके खिलाड़ी हमारी खेल नीति लेकर जाकर काम करें तो उस पर हम, हरियाणा के लोग उसमें उनकी मदद करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा होगा। एक और सवाल कि सरकारी स्कूलों के लिए आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो अब सामान खरीद सकते हैं, उसके लिए अच्छा खासा बजट भी जो है वो अलॉट किया गया है। इसकी ज़रूरत आपको कैसे महसूस हुई और इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा खेल मंत्रालय? जो भी एक जन भावनाओं के साथ, खिलाड़ियों की भावनाओं के साथ, उसके अनुरूप जो ज़रूरत होती है, समय समय पर उसमें बदलाव होते रहते हैं जी। चाहे वो पॉलिसी हो, अगर कुछ चीज़ हमें लगती है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे बीमा पर एक बजट में प्रावधान रखा, बिल्कुल, कि उनको महसूस हुई कि अगर खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएगा, उस पर इतना पैसा नहीं होगा, 10 लाख रुपए, उसके घुटने में कोई फ्रैक्चर आ गया, शोल्डर में कुछ फ्रैक्चर आ गया, तो उसके लिए उसका जीवन खराब हो जाएगा। पैसे उसके पास हैं या नहीं है पता नहीं, उसके लिए सरकार उसकी चिंता करती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पर इस प्रकार के बदलाव समय समय पर खिलाड़ियों की भावनाओं के साथ हम करते रहते हैं, तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा खिलाड़ियों को मिलता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो हम हर बार राज की बात में करते हैं, आपसे भी मैं वही सवाल करूंगा कि कोई एक ऐसी राज की बात बताएं जो आपके राजनीतिक जीवन से हो, पर्सनल हो, जो आज तक आपने कहीं शेयर न की हो और ख़ास हो आपके लिए। नहीं, कभी सोचा नहीं था कि राजनीतिक रूप से इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी अचानक भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। एक मध्यम परिवार का बालक घर से निकलकर अपने सार्वजनिक जीवन से लेकर पढ़ाई का काम कर रहा और राजनीति में पार्टी इतनी जल्दी चुनाव लड़ा देगी और ये मंत्रिमंडल का आशीर्वाद दे देगी, तो ये एक मेरे लिए आश्चर्यजनक और राजकीय बात है, मुझे लगता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सूर्य समाचार के साथ ये साक्षात्कार किया और बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि और नायाब काम आप नायब सैनी सरकार में कर पाएंगे। थैंक यू।
तो ये आपने सुना गौरव गौतम को, जिन्होंने दिल खोलकर अपनी बातें हमारे साथ साझा की। आप सब भी इन तमाम बातों को देखकर खुद अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले वक्त में हरियाणा किस दिशा में जा रहा है और खेल खिलाड़ियों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण समय आने वाले वक्त में, क्योंकि तैयारी 2036 ओलंपिक की हरियाणा कम से कम अभी से कर रहा है। राज की बात में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।